दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो डेटा हैंडलिंग, जो आपके सीटेट में एक क्वेश्चन जो है हमेशा यहाँ से आता है। आप देखते होंगे कि मीन मीडियन मोड रेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा देता है। तो बाय द वे आज जो है हम लोग डेटा हैंडलिंग का जो सेकेंड पार्ट है आपका, जो मीन मीडियन मोड निकालना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अब पहले जो है 2015-16 से पहले यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता था, लेकिन उसके बाद से उसकी ट्रेंड नहीं रहा। तो कुल मिला के जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली डेटा हैंडलिंग का लगता है कि आंकड़ों का प्रबंधन। यदि आपके पास बहुत सारा डेटा हो जाए, प्रबंधन, ठीक है। यदि आपके पास बहुत सारा डेटा हो जाए तो आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ये एक समस्या होती है। जैसे मान लीजिए कि पहले के समय में जब कंप्यूटर नहीं था, तो उस समय में क्या होता था कि जो बैंकों में जो अकाउंट नंबर सब होता था, उसके लिए एक बड़ा बड़ा फाइल रखा जाता था। तो यदि वो डेटा यदि ऑर्गेनाइज नहीं होता, अच्छे से यदि नहीं रखा जाता, तो यदि आप वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते, तो फिर उस समय में उस आपके अकाउंट नंबर, उसका जो भी डिटेल था, उसको खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि, और यदि आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो आपसे यदि कुछ कहा जाए कि इसके बारे में ये बताइए, तो आप यदि ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं तब तो आप बता पाएंगे, यदि नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में एक समस्या हो गई थी कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हूँ, तो जो बिलिंग का जो प्रॉब्लम था, तो क्या हुआ कि स्पॉट बिलिंग जो है वो अभी हो नहीं रहा था। तो बेसिकली हो गया कि जब जितना भी बिल जनरेट हुआ, सबको घरों घरों में जाके देना था। एरिया वाइज तो निकल गया, लेकिन अब यदि वो इतना अनऑर्गेनाइज्ड था कि किसका घर कहाँ है, कैसे उसको बिल जो है उसको दिया जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल काम हो गया सबों के लिए, स्पेशली लॉकडाउन के समय में। तो थोड़ा सा जब तक ऑर्गेनाइज नहीं रहे डेटा, तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको जैसे बोल दें हम कि 1 से 100 तक का नंबर लिख के छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों में करके हम रख दिए, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, एकदम पूरा मिक्सअप कर दिए उसके बोलेंगे आप 58 खोजिए, तो आपको बहुत परेशानी होगी। लेकिन यदि आप उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं, जैसे कि 1 से 10 तक है एक ग्रुप है, 10 से 20 तक ग्रुप है, तो आप सीधा क्या करिएगा कि उस ग्रुप में जाइएगा, उस ग्रुप में जाके वो नंबर आप खोज लीजिएगा। इससे आसान होगी खोजने में। और वो छोटा 1 से 100 तक का डेटा है, तो हो सकता है 58 जो एक नंबर हम बोलें तो आप खोज भी लें। यदि हम लाखों करोड़ों का यदि कोई डेटा दे दें, तब तो समझ ही रहे हैं क्या कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से जो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, जो हम लोग को किस तरह से किया जाता है, जो आपके सिलेबस में है, उसकी हम बात करेंगे। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेटा है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, एक कुछ हम ले लेते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, मैथ में किसी स्टूडेंट का मार्क्स कितना है, उसका एक डेटा ले लेते हैं। हम आउट ऑफ 50 ला रहा है, तो 40, 38, मान लीजिए 45, 48, तो इस तरह करके जो है आपका मार्क्स जो है किसी डिफरेंट स्टूडेंट का जो है डिफरेंट जो है आपका आया हुआ है आउट ऑफ 50, ठीक है। तो ये जो है, तो इसमें यदि कुछ कहा जाए कि 40 से ऊपर कितना है, तो आपको यहाँ पे काउंटिंग करना पड़ेगा 40 से ऊपर कितना है। यही यदि हमारा एक इसको हम क्लास बना लें
कि जैसे 20 से 30 के बीच कितना मार्क्स है, 30 से 40 के बीच कितना मार्क्स है, तो ये आसानी होगी, है कि नहीं? खोजने में आसानी होगी कि 30 से 40 नंबर के बीच जो कितने स्टूडेंट का आया हुआ है। तो इस डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट या तो क्लास से कर सकते हैं, तो क्लास से ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो हमारा जो वर्ग बनाते थे, इसको हम लोग कहा जाता है जो बारंबारता सारणी, बारंबारता बंटन सारणी। आप पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आप देखते हैं उसको वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले क्या होता था कि ये तो आपका थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हुआ। तो शुरुआत में जब इस तरह का डेटा होता था तो क्या किया जाए, तो कैसे इसको वर्गीकृत किया जाता था। तो जैसे इसको आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया जाता था, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के बाद थोड़ा सा जो डेटा है देखने में अच्छा लगता था, और यदि कोई नंबर आपको खोजना हो तो वहाँ पे आप आसानी से जा सकते थे यदि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ हो। लेकिन उसमें हो गया क्या, यदि मान लीजिए ये जो मार्क्स आया हुआ है 1 से 50 के बीच, आउट ऑफ 50 मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 40 है मान लीजिए कि, तो डिफरेंट स्टूडेंट का मार्क्स डिफरेंट होगा। तो जब टेबल बनाने के लिए मान लीजिए जाएँ, तो मान लीजिए 37 कितने बच्चों का आया हुआ है, एक बच्चों को आया हुआ है 38 2। तो शुरुआत हुआ था इस तरह से, जो सिंगल डेटा करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है 38 कितने बच्चों का आया हुआ है, उसके बाद जो है 40 कितने बच्चों का आया हुआ है, 35 या जो भी है। तो इस तरह का जो था इस बेसिस पे जो है कहा जाता था। लेकिन ये भी बहुत कारगर नहीं था, क्योंकि इसमें यदि 50 मार्क्स है तो सारे बच्चों को यदि मान लीजिए पॉइंट में नहीं भी आए 40.5 इस तरह से यदि मार्क्स नहीं भी आए, फिर भी जो है आपका इस तरह से यदि आउट ऑफ 50 मार्क्स का यदि आप एक टेबल तैयार करेंगे तो 1 से 50 का एंट्री हो जाएगा। किसी बच्चों को 1 नंबर आएगा, किसी को 50 भी आएगा, किसी को तो 1 से 50 तक का। अब वो फिर से तो बड़ा ही हो गया, थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ इससे, लेकिन जो है फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसमें भी हमको सर्चिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, तो क्लास बनाया गया, क्लास इंटरवल। वो सबसे कारगर तरीका था। क्या था, जैसे मान लीजिए कि 0 से 10 के बीच ये मार्क्स लिख रहे हैं हम लोग, इस मार्क्स के बीच कितने बच्चों को आया है, उस तरह करके हम लोग जो है इसका टेबल बना लेते हैं। तो 0 से लेके 10 के अंदर, 10 से लेके 20 के अंदर, 20 से लेके 30 के अंदर, इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये प्राप्तांक हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि 0 से 10 मार्क्स के बीच कितने बच्चों का आया हुआ है, 10 से 20 के मार्क्स के बीच कितने बच्चों का आया हुआ है। तो ये मार्क्स का जो टेबल होगा, मान लीजिए हम एक यहाँ पे दिखा देते हैं, 2 3 5 6 9। जस्ट एक कोई हम एक डेटा ले लिए कि फ्रीक्वेंसी जो है 0 से 10 के बीच जो है कितने बच्चों को आया हुआ है, 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं, और 40 से 50 के बीच 9 बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा कि किस बच्चों का जो है मार्क्स या क्लास का लेवल क्या है, कितने ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं जो या कितना जो लेबोरियस हैं, कितने हार्ड वर्क किए हुए हैं, जिनका अच्छा मार्क्स आया हुआ है। तो उस बेसिस पे आप जो सो क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक और कंसेप्ट आता है। पहले होता था, इसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको कह सकते हैं बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी। फ्रीक्वेंसी को जो है आपको अलग अलग कर दिया गया है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे उस समय एक चलता था टैली मार्क्स।
टेली मार्क्स क्या होता था, उसको हिंदी में कहते हैं मिलान चिन्ह। इसका किस तरह से सिंबल दिया जाता था, देखिए जैसे ये मार्क्स हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हुआ, और फ्रीक्वेंसी का जो है ये जो आपका नंबर देख रहे हैं इसके अनुसार इसका टैली मार्क्स दिया जाता था। मिलान चिन्ह किस तरह से मिलान चिन्ह दिया जाता था, जैसे 2 है 2 के लिए 2 लाइन, 3 है 3 के लिए 3 लाइन, 5 है तो 5 के लिए 4 हुआ, 5 में से काट देते थे। 6 है तो 1 2 3 4 5 1 6, इस तरह करके आप टेली मार्क्स उस समय में दिया जाता था। तो ये जो बारंबारता बंटन सारणी है, तो इसमें इस तरह का 3 होता था कॉलम। एक मान लीजिए जो भी डेटा है आपका उसका फ्रीक्वेंसी, और एक जो है आपका मार्क्स, ठीक है। बाद में इसमें और एक क्या ऐड किया गया, संचयी बारंबारता। देखिए ये जो बारंबारता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से 10 के बीच 2, 10 से 20 के बीच, तो ये जो इसको कहा जाता था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। वो क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे ये 2 है तो इसको यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ पे जो लिखेंगे इस दोनों का ऐड करके लिखेंगे 5, मतलब यहाँ तक 20 से 30 तक कितना टोटल है, तो 2 3 5 5 10, या फिर 10 में से 6 जोड़ दिए, फिर यहाँ आ गया 16 में 9 जोड़ दिए 25 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले, देखिए 2 है, इसका 3 था, इसका 5 6 9, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता जब निकाल लेंगे तो क्या है करना है, तो यहाँ तक कितना टोटल है, तो 2 है, यहाँ तक टोटल कितना है, तो 5 है, यहाँ तक टोटल कितना है, तो 2 प्लस, ये देखिए 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 10, या फिर 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, यहाँ तक जो है आपका क्युमुलेटिव वे में जो है आपको उसको लेके जाना है, ठीक है। यदि पूछे कि आपसे यहाँ से कि बताइए कि 40 मार्क्स के अंदर 40 मार्क्स के अंदर कितने स्टूडेंट का आया हुआ है, तो आप यहाँ से इजीली आपका दीजिएगा कि 16 का आया हुआ है। तो बाय द वे इसको जोड़ के ही यहाँ पे लिखा हुआ है संचयी बारंबारता के रूप में। तो ये बाद में जब हम मीन मीडियन मोड निकालेंगे तो वहाँ पे आपको जो ग्रुप डेटा का है उसमें आपको काम में आएगा, ठीक है। तो अभी यही बस बारंबारता बंटन सारणी में 4 चीज़ सीख ली। एक तो मिलान चिन्ह का कंसेप्ट था, दूसरा मार्क्स का यदि फ्रीक्वेंसी दिया हो तो हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये तो ये जो था हमारा क्या टेबुलर ग्राफ था। सारणी में सारणी एक बना करके टेबल बना करके हम लोग प्रेजेंटेशन करते थे। तो प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है ये आपका क्या हो गया, टेबल ग्राफ, टेबुलर मतलब टेबल टाइप से। इस तरह का जब भी आप कभी आप देखेंगे एग्जामिनेशन में जब कोई डेटा आएगा इस तरह से टेबल बना के, तो उसको टेबुलर ग्राफ कहेंगे, ठीक है। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो होता है इस तरह से भी किया जाता है। दूसरा जो तरीका हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका बेसिकली 3 होता है। एक आप कह सकते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप जो अभी बारंबारता बंटन सारणी देख रहे थे वो जो है आप वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था डेटास का। और तीसरा हो गया आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन पॉइंट के तरीका से अब भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन पॉइंट। तो टेबल जो अपने जो बारंबारता बंटन सारणी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो कर रहे थे तो वो आपका टेबुलर का एग्जांपल था।
अब इसको देखते हैं कि ग्राफिकल वे में कैसे है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे दंडा लेख, बार ग्राफ, तो वो सब सारा एग्जाम्पल है आपका, या सर्किल चार्ट हो या फिर आपका हिस्टोग्राम हो, तो ये सब जो आपका एग्जाम्पल है किसका, ग्राफिकल का। रिप्रेजेंटेशन पॉइंट का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे आप पॉइंट वाइज जो आप देते थे, या फिर क्रिकेट में यूजुअली आप देखते होंगे जो प्रोग्रेसिव लिखा जाता था, इस तरह करके दो, एक टीम का ग्राफ है, दूसरी टीम का ग्राफ यदि जीतती है तो इसे चला जाता था, ठीक है। तो इस तरह ग्राफ देखते थे। या फिर जो है ओवर बाय ओवर आप देखते थे किस तरह से आपका जो है ग्राफ गया हुआ है। तो उसमें लाइन ग्राफ भी है और रिप्रेजेंटेशन बाय पॉइंट, पॉइंट के अनुसार जो है हम देखेंगे आगे किस तरह से किया जाता है। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आपका यही था जो हमने देखा। अब बात करते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, जो ग्राफ बना के किस तरह से किया जाता है जी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है आपका जो बेसिकली मेथड है, पहला हो गया आपका बार ग्राफ, दूसरा हो गया आपको हिस्टोग्राम, और बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, उसके बाद आपका हो जाएगा ये एक इसी में आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सब एक ही तरह का है, बस देखिएगा तो बस क्लियर हो जाएगा। चौथा है आपका सर्किल चार्ट, सर्किल चार्ट, ब्रिज चार्ट कहते हैं। बार ग्राफ आप लोग यूज करते होंगे दंडा लेख, ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हिस्टोग्राम जो हो गया आपका, इसको आयत चित्र कहा जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, देखने से लग रहा है आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज। जस्ट इसका एक एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं कि है क्या। सारा कुल मिला के एक ही तरह का रिप्रेजेंटेशन है, सर्किल चार्ट थोड़ा अलग है, बाकी ये तीनों एक ही तरह का है। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम तो अब एक ही बात है, दोनों ग्राफ को अब यूजुअली आपको हिस्टोग्राम में ही दिखाया जाता है, उसको भी जो है बार ग्राफ कह दिया जाता है। तो बेसिकली बार ग्राफ क्या है, देखिए एक अच्छे से फिगर बना लेते हैं। बार ग्राफ क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक टेबल ले लेते हैं, जैसे अभी से पहले हमने जो लिया था कि 0 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच, 30 से 40 के बीच, इस तरह करके एक हम टेबल ले लेते हैं। वैल्यू कुछ कुछ आप रख दीजिए, ठीक है। या एक और ले लीजिए 50 से 60 के बीच जो है। तो अब इस तरह का जो आपका जो टेबुलर ग्राफ है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग किस तरह से बार ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करिएगा, तो देखिए एक तरफ हम ले लेते हैं इधर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम कह देते हैं 2, 4, 6, 8, और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो है देखिए 0 से 10 के बीच जो है आपका 2 स्टूडेंट है, तो हम मान लेते हैं कि ये फिगर है 2, ये 0 से 10 हो गया। 3 पे एक है, फिर 5 पे, फिर 6 है, तो इस तरह करके जो है आप, फिर 9 है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आपका 9 हो गया। तो इस तरह करके जो ग्राफ बनेगा यही आपका हो गया बार ग्राफ, ठीक है। तो आपको जब इसमें जैसे 10 से 20 हो गया ये सेकंड वाला, ये 20 से 30 हो गया, ये 30 से 40 हो गया, और 40 से 50 हो गया। तो इस तरह करके आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब ये हो गया कि 0 से 10 के बीच जो मार्क्स आया हुआ है, तो आपको यहाँ से ऐसे लेवल करके जो है ये किस लेवल में जा रहा है, तो उसके लेवल करके आपको देखना पड़ेगा कितना है। जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये कितना लेवल है, तो यहाँ पे आपको
देखना पड़ेगा कि 9 है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एग्जांपल हुआ आपका, ये हो गया बार ग्राफ का। ठीक है, अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम जो आए इसके बाद जो देखेंगे हम लोग, बार ग्राफ या हिस्टोग्राम, बात एक ही है। क्यों बात एक है? ठीक है, ये जो हम लोग दूर दूर लिखे, इसी वजह से हम लोग पास पास कर दें, मतलब इस दो के बीच में यदि गैप नहीं रखें तो हमारा क्या बन जाएगा? हिस्टोग्राम। ठीक है, मतलब ये हो गया आपको, इस ग्राफ को यदि फिर से हिस्टोग्राम की तरह यदि बनाना चाहें तो सबको आपको पास पास लिख देना है, बस यही छोटा सा जो है आपको अंतर है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे 0 से 10 जो है 2 है, मान लीजिए, तो 0 से 10 जो है 2 कर दिए। यहाँ पे जो है आपका जैसे 0 से 10 है 2, 10 से 20 जो है 3, उसको यहीं से आपको कनेक्ट करके करना पड़ेगा। 20 से 30 जो है 5 है, ये आपका 5 है। तो इस तरह करके जो आप ड्रॉ करिएगा, 6 है, फिर फाइनली यहाँ पे मान लीजिए ये 9 है। तो इस तरह करके जो आपका ग्राफ बनेगा, और ये जो है आपका एक 2 भी ले ही लेते हैं इसमें। तो इस तरह करके जो ग्राफ बन रहा है आपका, वो क्या है? आपका हिस्टोग्राम, आयत चित्र। इस अंतर क्या है दोनों में? उसमें हम लोग अलग अलग लिखते थे, इसमें पास पास लिखते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और क्या पॉइंट है कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता था बार ग्राफ में, कि हम लोग यहाँ पे मिला के देखना होता था। इसमें क्या होता है कि इसका डेटा जो है आपको इसके ऊपर में ही लिख दिया जाता है। जैसे हो गया 2, 3, 5, 6, 9, 2। ठीक है, तो ये लिखने से होता है कि ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात है आपका ये जो है 0 से 10, 10 से 20, और थोड़ा स्पेस जो है कम लगता है इसमें। ऑब्वियसली थोड़ा पास पास रहेगा तो स्पेस कम लगेगा, तो इसमें भी आप आसानी से जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हिस्टोग्राम ही ज़्यादा चलता है। चलिए, तीसरा हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये भी कुल मिला के एक ही चीज़ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये क्या है? आवृत्ति बहुभुज। ये क्या है? आवृत्ति बहुभुज क्या है? आप जब ये ड्रॉ कर लेते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसी को हम बना देते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसा होगा। तो इसका जो मिडिल पॉइंट है, सारे मिडिल पॉइंट को मिलाइए, उससे जो पॉलीगॉन बनेगा वही हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जो मिडिल पॉइंट हो उसको जो है इसके बीच का जो मिडिल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह करके जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा पॉलीगॉन बन रहा है यही हमारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति बहुभुज। ठीक है, ये आपका पॉलीगॉन का रिप्रेजेंटेशन का है। मेनली जो आपका जो क्वेश्चन आएगा, तो आएगा भी तो आपका वो जो हिस्टोग्राम का था वहाँ से क्वेश्चन आएगा, या फिर इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल चार्ट, वहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। सीटेट के एग्जामिनेशन हो या फिर अदर कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, उसमें जो है सर्किल चार्ट को देना ज़्यादा प्रीफर करता है या फिर टेबुलर देता है। अब सर्किल चार्ट क्या चीज़ है इसको देख लीजिए। तो चौथा रिप्रेजेंटेशन जो हो गया आपका ग्राफिकली, वो क्या हो गया? सर्किल चार्ट। सर्किल चार्ट का रिप्रेजेंटेशन क्या है आज बस समझना है कि किसका क्या है, नेक्स्ट क्लास हम उसको और क्लियर करेंगे। तो सर्किल चार्ट जो है एक सर्किल के माध्यम से दिखाया जाता है, ठीक है, और हमको पता होता है कि सर्किल के पॉइंट पे जो है कितना एंगल बनता है? 360 बनता है। तो इसको जो है देखिए, मान लीजिए कि इस तरह करके हम भाग कर दिए, ठीक है। ऐसा आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 720 रुपये है, 720 रुपये को हमको भाग करना है A B C D में, ठीक है। 720 रुपये को हम लोग को डिवाइड करना है A B C D, ये हमारा जो है 4 है,
मान लीजिए इसमें इसका कोई वैल्यू मान लीजिए कि 120 डिग्री है, या फिर इसका कुछ मान लीजिए 60, ये 90, ये भी 90 मान लीजिए, ठीक है। सब मिला के आप देखिएगा तो 100, ये 180 और ये भी 180, दोनों 180 मतलब 360 डिग्री इसके पॉइंट पे बन रहा है आपका, ठीक है। तो 720 रुपये है, तो ABCD को किस तरह से आप डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए आपका एंगल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। एंगल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि B को मिलेगा 120 डिग्री, A को मिलेगा 90 डिग्री, D को मिलेगा 90 डिग्री, C को मिलेगा 60 डिग्री। ये हुआ सर्किल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए कि किसी एक का वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो टोटल 120 डिग्री है आउट ऑफ 360, ये आपका किसका पार्ट हो गया, B का, मल्टीप्लाई बाय 720, ये तो मिल जाएगा उसको 3, 24, 240 रुपये मिल गया उसको, है कि नहीं। मतलब 120 से 360 टोटल है आपका 720 रुपये, उसको डिवाइड करना है, इसको मिल रहा है 120 डिग्री, तो B को कितना रुपया मिलेगा, तो कैसे निकालेंगे, 120 डिग्री डिवाइड बाय टोटल, इस एंगल बनेगा कितना सेंटर पे 360 मल्टीप्लाई बाय 720, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका एंगल रिप्रेजेंटेशन हुआ। यहाँ पे आपका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। जैसे परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन कैसे देगा, देखिए जैसे एक सर्किल बना दिया, अब टोटल एंगल जो है 360 पे यहाँ पे कैलकुलेट होगा। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 100 में, तो यहाँ पे भी जो होगा, जो जितना परसेंटेज रहेगा सारे को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका 100 होना जरूरी है। मान लीजिए कि ये 60, कुछ वैल्यू ले लीजिए, ये 20, ये 10, इस तरह करके जो है ये 40% है, ये 30% है, ये 20% है, ये 10% है। तो आपको कहेगा, मान लीजिए कि 500 रुपये को और डिवाइड करिए, इसका नाम कुछ दे दीजिए ABCD, तो किस तरह से आप इसको डिवाइड करिएगा, तो 500 रुपये का जो 30% है वो आप किसको मिलेगा, B को, 500 रुपये का 20% जो है वो किसको मिलेगा, C को, A को कितना मिलेगा 40%, D को कितना मिलेगा 10%। तो इस तरह से करके आप जो है इसको फिगर में पाई चार्ट जो है, या सर्किल चार्ट बोलिए या पाई चार्ट बोलिए, एक ही बात है, तो डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हमसे पूछा जाए कि ये यहाँ परसेंटेज था, यहाँ पे डिग्री था, तो डिग्री को परसेंटेज में यदि कवर करना हो, परसेंटेज को डिग्री में यदि कन्वर्ट करना हो तो वो भी हो जाएगा। ये 40 में 100 है, ठीक है, 40 कितने है 100 में, इसका तो वही अनुपात होगा, मान लीजिए x, ये कितना होगा 360 में, यही तो रेशियो तो यही मेंटेन होगा। मतलब ये जो परसेंटेज है उसको जो आप जो डिग्री में बना सकते हैं, डिग्री को जो है आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका। तो यहाँ पे सर्किल चार्ट से और जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के जो है सर्किल चार्ट हम लोग ये देख लिए। तो इसके बाद एक जो प्रेजेंटेशन बच रहा है आपका, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट वाइज जो रेगुलर पॉलीगॉन वाला जो था, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो कंसेप्ट था, उसी के बेसिस पे कुछ होगा। कैसे होगा, जैसे इसका आप इमेज देखते होंगे इस तरह से, या फिर कुछ गेम होता है उसमें इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, तो ये आपको जो है डेटा वो प्रोवाइडेड रहेगा। ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन बाय पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह का जो ग्राफिकल फॉर्म होगा, तो आपको बस सारे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसमें देखना क्या है, इसका जो ये वैल्यू, इसका ये वैल्यू, इसी पे तो बात है। तो ये वैल्यू यदि और ये वैल्यू जो है दोनों का, या फिर यदि ड्रॉ करना हो तो इसका ये वैल्यू, इसका ये वैल्यू और इसका जो है ये वैल्यू, दोनों मिला के पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट से हम लोग फिर फाइनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन पॉइंट जो है इस तरह से हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो
ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है तो इस तरह से आपका किया जाता है। उसके फिर लाइन ग्राफ है, लाइन के माध्यम से। तो बाय द वे आपको ओवरऑल देखना है कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के किस पॉइंट पे का जो है, किसी भी पॉइंट पे उसका क्या वैल्यू आ रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको अपना काम कर लेना है। ठीक है, तो ओवरऑल आज आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन वाला था ये ऑलमोस्ट इस तरह से ही आता है, और इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और साथ ही साथ जो मेन आपका कंसेप्ट है, जो सेंट्रल टेंडेंसी का स्टैटिस्टिक्स वाला, मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये चारों जहाँ से आपका लगातार 5 साल से क्वेश्चन वहीं पे आ रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और एवरी ईयर और एवरी सेशन में एक क्वेश्चन जो है आपका वहाँ से ज़रूर देता है मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए। तो और वो भी जो है कंक्रीट जो डेटा है उसी पे देता है, ग्रुप डेटा पे देता नहीं। ग्रुप डेटा भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ग्रुप डेटा थोड़ा सा फॉर्मूला है, उसमें कंसेप्ट है, और जो कंक्रीट डेटा जहाँ से आपका सीटेड क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कुछ है नहीं। वो आप पिछले नेक्स्ट क्लास में देखिएगा तो बोलिएगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन देता है इसमें, तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ से रहता ही रहता है। तो कुल मिला के आज क्लास का समापन यहीं पे करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड के बारे में देखेंगे, और यदि इस तरह ग्राफिकल यदि कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको उसमें डिस्कस कर देंगे। और वीडियो लाइक करिए यदि पसंद आए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।